हिंदी भाषा की अधिकृत लिपि के रूप में विकसित यात्रा। देवनागरी लिपि को हिंदी भाषा की अधिकृत लिपि बनने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा है। अंग्रेजों की भाषा नीति फारसी की ओर अधिक झुकी हुई थी, इसलिए हिंदी को भी फारसी लिपि में लिखने का षड्यंत्र किया गया। जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी भाषा और फारसी लिपि का घालमेल फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 से 1854 की देन थी। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग के सर्वप्रथम अध्यक्ष जॉन गिलक्राइस्ट बने थे। नेक्स्ट, उनके अनुसार हिंदुस्तानी की 3 शैलियां थी: दरबारी या फारसी शैली, हिंदुस्तानी शैली व हिंदवी शैली। वे फारसी शैली का दुरूह तथा हिंदवी शैली को बांगरू मानते थे, इसलिए उन्होंने हिंदुस्तानी शैली को प्राथमिकता दी। उन्होंने हिंदुस्तानी के जिस रूप को बढ़ावा दिया उसका मूलाधार तो हिंदी ही था, किंतु उसमें अरबी फारसी शब्दों की बहुलता थी और वह फारसी लिपि में लिखी जाती थी। गिलक्राइस्ट ने हिंदुस्तानी के नाम पर असल में उर्दू का ही प्रचार किया। गिलक्राइस्ट 1823 ईस्वी में हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में विलियम प्राइस की नियुक्ति हुई। इन्होंने हिंदुस्तानी के नाम पर हिंदी नागरी लिपि में लिखित पर बल दिया। प्राइस ने गिलक्राइस्ट द्वारा जनित भाषा संबंधी भ्रांति को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन प्राइस के बाद कॉलेज की गतिविधियों में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। अदालत संबंधी विज्ञप्ति 1837 ईस्वी। वर्ष 1830 ईस्वी में अंग्रेज कंपनी द्वारा अदालतों में फारसी के साथ साथ देशी भाषाओं को भी स्थान दिया गया। वास्तव में इस विज्ञप्ति का पालन 1837 ईस्वी में ही शुरू हो सका। इसके बाद बांग्ला में बांग्ला भाषा और बांग्ला लिपि प्रचलित हुई। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश, बिहार व मध्य प्रांत मध्य प्रदेश में भाषा के रूप में तो हिंदी का ही प्रचलन हुआ, लेकिन लिपि के मामले में नागरी लिपि के स्थान पर उर्दू लिपि का प्रचार किया जाने लगा। इसका मुख्य कारण अदालती अमलों की कृपा तो थी ही, साथ ही मुसलमानों ने भी धार्मिक प्रचार पर जी जान से उर्दू का समर्थन किया और हिंदी को कचहरी से ही नहीं सन 1897 के विद्रोह के बाद हिंदुस्तान मुसलमानों के पारस्परिक विरोध में ही सरकार अपनी सुरक्षा समझने लगी। अतः भाषा के क्षेत्र में उनकी नीति भेदपूर्ण हो गई। अंग्रेज विद्वानों के 2 दल हो गए। दोनों ओर से पक्ष विपक्ष में अनेक तर्क वितर्क प्रस्तुत किए गए। भीम साहब उर्दू का और ब्राउ साहब हिंदी का समर्थन करने वाले में प्रमुख है। नागरी लिपि और हिंदी तथा फारसी लिपि और उर्दू का अभिन्न संबंध हो गया था। दोनों के पक्ष विपक्ष में काफी विवाद है। राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद का लिपि संबंध प्रतिवेदन 1868 फारसी लिपि के स्थान पर नागरी लिपि और हिंदी भाषा के लिए पहला प्रयास राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद 1938
68 ईस्वी में उनकी पहली संबंधी प्रतिवेदना मेमोरेंडम कोर्ट कैरेक्टर इन द अपर प्रोविजन ऑफ इंडिया से आरंभ हुआ। जॉन शोर एक अंग्रेजी अधिकारी फ्रेडरिक जॉन शोर ने फारसी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं के प्रयोग पर आपत्ति व्यक्त की थी और न्यायालय में हिंदुस्तानी भाषा और देवनागरी लिपि का समर्थन किया था। बांग्ला के गवर्नर आइशले के आदेश 1870 ईस्वी से 1873 वर्ष 1870 ईस्वी में बांग्ला के गवर्नर आइशले ने देवनागरी के पक्ष में एक आदेश जारी किया जिससे कहा गया कि फारसी पूरित उर्दू नहीं लिखी जाए बल्कि ऐसी भाषा लिखी जाए जो एक कुलीन हिंदुस्तानी फारसी से पूर्णतया अनभिज्ञ रहने पर भी बोलता है। वर्ष 1873 ईस्वी में बंगाल सरकार ने यह आदेश जारी किया कि पटना, भागलपुर तथा छोटा नागपुर डिवीजनों में संभागों के न्यायालयों व कार्यालयों में सभी विज्ञप्तियां तथा घोषणा हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि में जारी की जाएगी। 1881 ईस्वी तक आते आते उत्तर प्रदेश के पड़ोसी प्रांत बिहार, मध्य प्रदेश में नागरी लिपि और हिंदी प्रयोग को सरकारी आज्ञा जारी हो गई तो उत्तर प्रदेश में नागरी आंदोलन को बड़ा नैतिक प्रोत्साहन मिला। गौरी दत्त व्यक्तिगत रूप से मेरठ के पंडित गौरी दत्त की नागरी प्रचार के लिए की गई सेवाएं अस्मरणीय है। गौरी दत्त ने 1874 में अपने संपादकत्व में नागरी प्रकाश नामक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। उन्होंने और भी कई पत्रिकाओं का संपादन किया। देवनागरी गैजेट 1888, देवनागर 1891, देवनागरी प्रचारक 1892 आदि। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नागरी आंदोलन को अभूतपूर्व शक्ति प्रदान की और वे इसके प्रतीक और नेता माने जाने लगे। उन्होंने 1882 में शिक्षा आयोग के प्रश्न पत्र का जवाब देते हुए कहा, सभी सभ्य देशों की अदालतों में उनकी नागरिकों की बोली और लिपि का प्रयोग होता है। यही ऐसा देश है जहां न तो अदालती भाषा शासकों की मातृभाषा है और न ही प्रजा की। पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदुस्तानी का नारा लगाना शुरू किया। 1893 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने भारतीय भाषा के लिए रोमन लिपि अपनाने का प्रश्न खड़ा कर दिया। इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। नागरी प्रचारणी सभा संस्था काशी स्थापना 1893। संस्था अध्यक्ष श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह। 1893 ईस्वी में नागरी प्रचार एवं हिंदी भाषा के संवर्धन के लिए नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना की गई। सर्वप्रथम इस भाषा में कचहरी में नागरी लिपि का प्रवेश करना ही अपना मुख्य कर्तव्य निश्चित किया। सभा ने नागरी कैरेक्टर नामक एक पुस्तक अंग्रेजी में तैयार की।
जिसमें सभी भारतीय भाषाओं के लिए रोमन लिपि की अनुपयुक्तता पर प्रकाश डाला गया। मालवीय के नेतृत्व में 17 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा लेफ्टिनेंट गवर्नर एंटोनी मैकडॉनल को याचिका या मेमोरियल देना 1898 ईस्वी। मालवीय ने एक स्वतंत्र पुस्तक कोर्ट फैक्टर एंड प्राइमरी एजुकेशन इन नॉर्थ वेस्ट प्रोविजन 1897 ईस्वी में लिखी, जिसका बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा। वर्ष 1898 में ईस्वी में फ्रांस के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर के काशी आने पर नागरिक प्रचारणी सभा का एक प्रभावशाली प्रतिनिधि मंडल मालवीय के नेतृत्व में उनसे मिला और हजारों हस्ताक्षरों से युक्त एक मेमोरियल उन्हें दिया। यह मालवीय जी का ही अथक प्रयास था, जिसके परिणाम स्वरूप अदालतों में नागरिक को प्रवेश मिल सका। इसलिए अदालतों में नागरिक के प्रवेश का श्रेय मालवीय जी को दिया जाता है। इन तमाम प्रयत्नों का शुभ परिणाम यह हुआ कि 18 अप्रैल 1900 ईस्वी को गवर्नर साहब ने फारसी के साथ नागरिक को भी अदालतों कचहरियों में समान अधिकार दिया। सरकार का यह प्रस्ताव हिंदी के स्वाभिमान के लिए संतोषप्रद नहीं था। इससे हिंदी को अधिकारपूर्ण सम्मान नहीं दिया गया था, बल्कि हिंदी के प्रति दया दिखलाई गई थी। केवल हिंदी भाषी जनता के लिए सुविधा का प्रबंध किया गया था, फिर भी इसे इतना श्रेय तो है ही कि नागरिक को कचहरियों में स्थान दिला सका और वह मजबूत आधार प्रदान किया, जिसके बल पर वह 20वीं सदी में राष्ट्रलिपि के रूप में उभरकर सामने आई। शारदा चरण मित्र 1948 से 1917 71 होना चाहिए, 17 कर दिया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शारदा चरण मिश्र ने अगस्त 1907 ईस्वी में कलकत्ता में एक लिपि विस्तार परिषद नामक संस्था की स्थापना की। मिश्र ने इस संस्था की ओर से देवनागरी 1907 ईस्वी पत्र प्रकाशित करके भारत की सभी भाषाओं के साहित्य को देवनागरी लिपि में प्रस्तुत करने का उपक्रम रचा। इस पत्र में भिन्न भिन्न भाषाओं में लेख देवनागरी लिपि में छपा करते थे। ये अखिल भारतीय लिपि के रूप में देवनागरी लिपि का प्रथम प्रचार था। नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी की भाषा लिपि संबंधित प्रस्तुति। नेहरू रिपोर्ट की भाषा लिपि संबंधित प्रस्तुति में कहा गया है, देवनागरी अथवा फारसी में लिखी जाने वाली हिंदुस्तानी भाषा की राज्य भाषा होगी। स्पष्ट है कि हिंदी भाषा की अधिकृत लिपि के मामले में इस समय तक वैध या विवाद की स्थिति बनी हुई थी। संविधान सभा में भाषा संबंधित विधेयक पारित 14 सितंबर 1949 को हुआ। जब संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को भाषा संबंधी विधेयक पारित किया, तब जाकर लिपि के मामले में विद्यमान वैध या विवाद अंतिम रूप में समाप्त हुआ। अनुच्छेद 343(1) से स्पष्ट घोषणा की गई, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इस प्रकार 150 वर्ष 1800 से लेकर 1900
49 ईस्वी के लंबे संघर्ष के बाद देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की एकमात्र और अधिकृत लिपि बन गई।